एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा, वेलकम टू माई चैनल। तो आज जो है कि हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं टाइफाइड फीवर, और इसको एक और नाम से हम लोग कॉमनली जानते हैं मियादी बुखार। कई लोग जो है इसको मियादी बुखार के नाम से भी बोलते हैं। तो क्या है टाइफाइड फीवर, आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं, जानते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर से पहले हम लोग को एक टर्म देखनी होगी, उसको हम लोग कहते हैं इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर का मतलब क्या होता है? इंटेरिक फीवर का मतलब होता है कि जब टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड दोनों फीवर एक ही पर्सन को एक साथ, जब फीवर किसको कहते हैं? इंटेरिक फीवर का क्या मतलब है कि टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड दोनों फीवर जो है कि एक ही पर्सन को जब हो जाता है तब हम उसको कहते हैं इंटेरिक। टाइफाइड फीवर किसको कहते हैं? टाइफाइड फीवर जो है एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज है। बेसिकली क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें कि कंटिन्यूअस टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर रहता है। कंटिन्यूअस फीवर यानी कि इसमें कंटिन्यू फीवर रहते हैं, कभी भी इस फीवर में बेस लाइन पर नहीं आता है। फ्लक्चुएशन जो है वो टेम्परेचर का कभी भी फ्लक्चुएट होकर बेस लाइन पर नहीं आता है, जिसमें कि 3 से 4 सप्ताह तक ये फीवर रहता है। और उसके साथ साथ आपको उसमें जो है कि रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मिलता है, और साथ में लिम्फॉइड टिश्यू, चाहे वो लिम्फॉइड टिश्यू का जो है इन्वॉल्वमेंट आपको उस फीवर में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला टाइफी का इसका डेफिनेशन क्या हम लोग लिखते हैं? इट इज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय typical continuous fever for 3 to 4 weeks with relative bradycardia and involvement of lymphoid tissue due to infection of salmonella typhi। कॉज क्या है इसका? हम लोग कॉज के बारे में बात करते हैं। कॉज क्या क्या होता है? तो देखिए कॉमनली जो है कि हम लोग सिर्फ साल्मोनेला को जो है कि कॉज कहते हैं, लेकिन साल्मोनेला की कई वैरायटी है। साल्मोनेला टाइफी ओ टाइप, साल्मोनेला टाइफी एच, इसके साथ साथ साल्मोनेला पाराटाइफी ए एच एंड साल्मोनेला पाराटाइफी बी एच। उसके साथ साथ जो है कि कॉज में लो इम्यूनिटी, कॉमनली जो है ये एज जो है 5 साल से लेके और 35 साल के एज में जो है कि टाइफाइड फीवर का जो है कि चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ जगह पर 5 साल से 19 साल है, कुछ जगह पर 5 साल से आपको 30 साल तक जो है कि ये टाइफाइड फीवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टाइफाइड फीवर जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से जो है हमारे बॉडी में भी आ जाता है। तो ये बेसिक इसका कॉज है। हम लोग आगे देखते हैं। टाइफाइड फीवर जो है इपिडेमिक है। टाइफाइड फीवर जो है आपका इपिडेमिक है इंडिया में, इपिडेमिक इन इंडिया। टाइफाइड फीवर का जो रिजर्वर है, यानी कि जो साल्मोनेला टाइफी का रिजर्वर है वो सिर्फ मैन है। मैन इज द ओनली नोन रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है हम लोग के क्लोन में ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। साल्मोनेला टाइफी जो है नॉर्मली हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो है क्लोन में जो है कि ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। साल्मोनेला टाइफी जो है आपका एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। साल्मोनेला जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग फैसिलेटेड बैसिलाई है। बेसिकली फैसिलेटेड बैसिलाई है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सो प्राइमरी जो है सोर्स उसका ये जो है ये फिकस और यूरिन के थ्रू, और दूसरा जो कहता है सेकेंडरी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है कि ये आता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिवलेंस के। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये 5 साल से लेकर 19 साल के एज में जो है कि ये ज्यादा होने के चांसेस इसमें रहते हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं पैथोजेनिसिटी में बैक्टीरिया इंटर बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड अदर सोर्स। किसी भी कारण से ये जो बैक्टीरिया है बॉडी में आ गया। अब कैसे आएगा? तो किस कारण से आएगा? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को जब हम इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं या पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, उसके थ्रू जो ये बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। अब यह बैक्टीरिया जो है किसी कारण से गैस्ट्रिक जूस से
किल नहीं होता है, ये बैक्टीरिया वहां से बच के निकल जाता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है नॉर्मल जितना पीएच रहना चाहिए था 2, 3, 4 उतना नहीं रहकर वो पीएच जो है 6, 7, 8 हो सकता है या 5, 6 रह सकता है। आप हो सकते हैं ज्यादा खाना खाए होंगे या खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पिए होंगे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है इंक्रीज कर गया होगा। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है रीच कर जाएगा इंटेस्टाइन में। बैक्टीरिया कहां चला जाएगा? इंटेस्टाइन में। बैक्टीरिया रीच टू इंटेस्टाइन। बैक्टीरिया चला गया इंटेस्टाइन में और वहां पर बैक्टीरिया का काउंट जो है इंक्रीज हो गया। बैक्टीरियल काउंट आर इंक्रीज। अब वहां पर जो है इसका काउंट जो है इंक्रीज हो गया एज नॉर्मल से, एज कंपेयर टू नॉर्मल। अब नॉर्मल से जब इसका काउंट ज्यादा हो जाता है, और दूसरी कारण यह है कि वीक इम्यूनिटी होने की वजह से वहां की जो बैक्टीरिया का जो है ग्रोथ है नॉर्मली जो प्रेजेंट था, अगर बाहर से नहीं आया है, वीक इम्यूनिटी होने की वजह से वो जो बैक्टीरिया का ग्रोथ किसी कारण से और ज्यादा नंबर बढ़ गया होगा। तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने के कारण क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है इंटर कर जाता है पेयर पैच में। बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर जाता है पेयर पैच में। बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा आपका पेयर पैच में। बैक्टीरिया जो है कि इंटर कर जाएगा पेयर पैच में थ्रू इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स। जो इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं उसके थ्रू जो बैक्टीरिया वो पेयर पैच में चला गया। अब पेयर पैच से वो पेयर पैच में और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में, पेयर पैच प्लस मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में यहां पर ये प्रोलिफरेट करेगा। ये प्रोलिफरेट करेगा और प्रोलिफरेट करके अपना नंबर को इंक्रीज करता है। और नंबर इंक्रीज करने के बाद जो है ये प्रोड्यूस करेगा एंटेरोटॉक्सिन्स। वहां पर एक टॉक्सिन लिबरेट करेगा ये बैक्टीरिया, और ये टॉक्सिन्स जो है और बैक्टीरिया जो है कि इंटर कर जाएगा अब जनरल सर्कुलेशन में। और जनरल सर्कुलेशन में बैक्टीरिया के इंटर होने के हम लोग कहते हैं बैक्टीरियमिया। और ये टॉक्सिन जो है अलग अलग ऑर्गन में जाकर, जैसे लीवर में गया, बाइल के थ्रू जो है कि बाइल में जब मिक्स हो जाता है, बाइल के थ्रू जब इंटर कर जाएगा टॉक्सिन इंटर इन बाइल, बाइल में जाने के बाद जो है कि ये इंटेरोकोलाइटिस प्रोड्यूस करता है। तो ये अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग डिजीज को प्रोड्यूस करेगा बॉडी में। इसका जो एंटीबॉडी है साल्मोनेला टाइफी का जो एंटीबॉडी है, साल्मोनेला टाइफी का जो एंटीबॉडी है वो 4-5 दिन के बाद ही अपीयर होता है ब्लड सर्कुलेशन में। सो उससे पहले अगर आप विडाल टेस्ट कराते हैं तो विडाल टेस्ट जो है आपको निगेटिव आएगा। हम इन्वेस्टिगेशन में उसको देखेंगे कि फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट निगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड में, क्योंकि एंटीबॉडी को बनने में 4-5 दिन से ज्यादा समय लगता है। और अगर उस समय आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आपके जो रिपोर्ट है विडाल के वो निगेटिव आएंगे। अब हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर क्या है? तो टाइफाइड का जो क्लिनिकल फीचर है सबसे पहला है कि ग्रेजुअल राइज टेम्परेचर। कंटिन्यू टाइप ऑफ फीवर है इसमें, ग्रेजुअली राइज करेगा टेम्परेचर स्टेप लैडर फैशन में, यानी कि स्टेप लैडर फैशन में, यानी कि एक 1 जो है फ़ारेनहाइट है वो प्रत्येक दिन 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है पेशेंट में इंक्रीज करेगा। जैसे टेम्परेचर जो है कि इंक्रीज करेगा स्टेप, यानी कि जैसे हम लोग सीढ़ी होता है ना उसके थ्रू, उसी के जैसे एक सीढ़ी जो है, जैसे ये टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट जो है कि प्रत्येक दिन जो है कि ये इंक्रीज करता चला जाता। और ये इस फीवर को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जैसे किसी पेशेंट को कल 99 था, आज 100 है, और कल 101 हो जाएगा और परसों 102 हो गया, तो तब तक हमारे पास क्लिनिकल रिपोर्ट, जब तक हम विडाल कराते हैं निगेटिव ही आता है, फिर भी हम इसके थ्रू हम लोग जो है कि टाइफाइड फीवर को आसानी से आइडेंटिफाई करके मेडिसिन चला सकते हैं। दूसरा जो है इसमें फर्स्ट वीक में इसको हेडेक खास करके फ्रंटल हेडेक, पेशेंट का अक्सर कंप्लेन होता है कि फ्रंटल हेडेक है और ये दर्द जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, एपेटाइट लॉस, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड कफ, ये चीजें जो है कि पेशेंट को फर्स्ट वीक में आता है। फर्स्ट वीक में जब आप पेशेंट का एग्जामिन करेंगे तो आपको पल्स जो है वो ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, पल्स ब्रेडिकार्डिया। अब ये ब्रेडिकार्डिया क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी में पल्स रेट नॉर्मल जो है वो होता है 70 से लेके 75 बीपीएम, 70 से लेके 75 बीपीएम होता है। लेकिन उस समय बॉडी टेम्परेचर 70 से 75 बीपीएम पर हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री के आसपास होता है, 97 फ़ारेनहाइट होता है, 97.4, 97.5 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन क्या होता है कि जब 1 फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वैसे ही
10 बीट यानी कि 10 बीपीएम 10 बीट पर मिनट जो है हमारा पल्स रेट भी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इस पेशेंट में सपोज करिए कि इस पेशेंट का फीवर जो है 100 था और इसका जो पल्स रेट तो कितना होना चाहिए 70-72 था, तो यानी कि कितना बढ़ा है, मान लीजिए कि 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, तो 3 का मतलब 30, 70-72 था, तो इसका जो है कि वो भी होना चाहिए था में या 100 के पास होना चाहिए था पल्स रेट। लेकिन क्या होता है, इसका पल्स रेट जो है उतना ना होकर इसका पल्स रेट 80 मिलेगा, 80 मिलेगा, 85 मिलेगा, तो ऐसे इसका पल्स रेट रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, और एक जगह कंडीशन बनती है रिलेटिव टैकीकार्डिया। तो वो दूसरी चीज है, हम रिलेटिव टैकीकार्डिया को अलग टॉपिक पर जब आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो है पेशेंट में रोज स्पॉट 7वें दिन होते होते, पेशेंट में 7वें दिन होते होते पेशेंट के स्किन पर इरिथेमेटस मैक्युलोपैपुलर लीजन जो है अपीयर होने लगता है, और इसका डायमीटर जो है 2 से 4 mm का होगा। इसका डायमीटर 2 से 4 mm का जो है, और ये जो मैक्युलोपैपुलर इरप्शन जो है या मैक्युलोपैपुलर लीजन जो है वो जो बेसिकली डेवलप होते हैं कहां पे, अपर एब्डोमेन में, चेस्ट में एंड बैक में, मोस्टली अपर एब्डोमेन, बैक एंड चेस्ट में जो है किसका साइट रहता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वीक में क्या क्या सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर आता है। सेकेंड वीक में जैसे ही 7वां दिन होता है उस वक्त बॉडी टेम्परेचर जो है, आपको यह ग्राफ देखिए कि इसमें 1 फ़ारेनहाइट प्रति दिन इंक्रीज किया था। जैसे ही ये 7वां दिन पहुंचा यहाँ पे, 7वां दिन के बाद जो है वो 8वें दिन फिर से 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है किसका, पेशेंट का फॉल होने लगा, और 1 डिग्री जैसे जैसे फॉल होते गया तो ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है उसका 1 फ़ारेनहाइट प्रत्येक दिन डिक्रीज हो रहा था। कॉन्स्टिपेशन जो है पेशेंट का वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो अब चेंज हो गया किस चीज में, डायरिया में। और बेसिकली डायरिया भी इसके खास तरह के होते हैं। इसके डायरिया को हम लोग कहते हैं पी सूप डायरिया। इसके वाटरी रहेगा और उस स्टूल में जो है कि मटर के दाने के जैसे रहता है, इसलिए हम लोग उसमें बोलते हैं पी सूप डायरिया जो है किसको हम लोग बोलते हैं। साथ में एब्डोमेन में जो है कि गैस भर जाएगा, डिस्टेंडेड ड्यू टू गैस। इसके एब्डोमेन में जो है कि आपको गैस भरा हुआ मिलेगा, स्प्लीन पेशेंट का एनलार्ज मिलेगा, लीवर जो है पाल्पेबल मिलेगा, और इसके साथ साथ सेकेंड वीक में कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लाइक डिलीरियम जैसे कंडीशन या कोमा विगिल्स भी जैसे पेशेंट में आने लगते हैं। थर्ड वीक का सिम्टम जो है हम लोग देखते हैं, थर्ड वीक में जो है कि फीवर कंटिन्यू रहता है, लेकिन अब कहा 15 दिन खत्म हो गए, यानी 16वें दिन फिर से जो है टेम्परेचर जो है अब इंक्रीज करेगा, 1 फ़ारेनहाइट प्रत्येक दिन जो है इसका इंक्रीज करता जाएगा। अब प्रत्येक दिन जो है इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता जाएगा, कब तक, 21वें दिन तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और फिर से यह टेम्परेचर 105 पर पहुंचेगा। उसी के साथ साथ एब्डोमिनल पेन, और इस समय स्किन पर डार्कनेस आने लगता है, स्किन जो है काले होने लगते हैं, हेमोग्लोबिन जो है कि कम होने लगते हैं, प्लेटलेट कम होने लगते हैं पेशेंट के अंदर। तो बेसिकली वहां पर स्किन जो है डार्कनेस होने लगता है। पेशेंट 15 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, इलनेस होने की वजह से जो है कि वो स्किन जो है डार्कनेस होने लगता है। उसके साथ साथ आपको पेशेंट में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं चौथे सप्ताह में इसमें क्या क्या सिम्टम आता है। तो चौथे वीक में अब 21 दिन के बाद फिर से 22वें दिन जो है कि इंक्रीज किया था आपका, जो है 15 दिन के बाद से लेके जो है कि 14वां दिन के बाद 15 दिन से लेके 21वां दिन तक इंक्रीज किया था। 21वां दिन के बाद से जो है कि फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। इसी के साथ साथ पेशेंट का जो यूरिन है वो हैजी कलर का हो जाएगा, और पेशेंट में जो कॉन्स्टिपेशन था पहले, उसके बाद डायरिया हुआ, डायरिया के बाद अब क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दोनों जो है अल्टरनेट होंगे। आज कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कल डायरिया रहेगा, कल डायरिया है तो आज कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे करके ना अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन जो है पेशेंट में रहेगा। और पेशेंट का स्टूल जो आप देखेंगे तो वो फोर्थी स्टूल मिलेगा। स्टूल के अंदर जो है कि फेन की मात्रा आपको जैसे मिलेगा, फेन झाग मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग क्या क्या जांच कराएंगे, या मियादी बुखार जिसको हम लोग कहते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं किसी भी फीवर में या किसी भी डिजीज के लिए, वो है टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज, पेशेंट में क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा।
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ रहेगा। नॉर्मल रेंज 6000 से लेके 11000 रहता है, उसमें 12, 13, 14 आपको ऐसे मिल सकते हैं रिपोर्ट। डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया आपको मिलेगा। पेशेंट को जो है कि डीएलसी यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में आपको न्यूट्रोफिल मिलेगा। न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो बढ़ा रहता है, उसको हम लोग न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया, अब न्यूट्रोफिलिया ये भी खास समय तक ही रहेगा, पहले सप्ताह में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल जो है एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स है। तो न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स होने की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ये इंक्रीज करता है। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक होते होते जो है कि न्यूट्रोफिल का काउंट डिक्रीज हो जाता है और लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट लिम्फोसाइटोसिस अकर इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक। तो वहां पर लिम्फोसाइट के काउंट आपको थर्ड, फोर्थ और सेकेंड वीक में बढ़े मिलेंगे। विडाल टेस्ट जो है निगेटिव रहेगा। विडाल टेस्ट आपको निगेटिव मिलेगा फर्स्ट वीक में। पहले सप्ताह में जब आप जांच कराएं, यानी कि 7 दिन से पहले जब जांच कराते हैं तो रिपोर्ट निगेटिव मिला। कई बार आपको 5-4 दिन में भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन 7वें दिन तक आपको निगेटिव मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंड वीक का आता है, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको विडाल हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। उस समय आपको विडाल टेस्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, इसके अलावा हम लोग विडाल टेस्ट के अलावा जो है पेशेंट का हम लोग आरई ऑफ यूरिन कराते हैं और उसके साथ साथ हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं। यूरिन कल्चर में हम लोग देखते हैं, कल्चर ऑफ यूरिन में देखते हैं ग्रोथ मिलता है हमको तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में यूरिन में ग्रोथ मिलेगा, ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का ग्रोथ मिलेगा, साल्मोनेला का। उसके साथ साथ हम लोग जो है कल्चर में जो है कि आपको ग्रोथ मिलेगा तीसरे सप्ताह में। उसके साथ साथ देखते हैं हेमोग्लोबिन जो है डिक्रीज होने लगता है सेकेंड वीक के बाद। दूसरे सप्ताह के बाद जो है हेमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो कम होने लगता है। उसके साथ साथ देखते हैं स्टूल साल्मोनेलासिस ग्रोथ। स्टूल में जो है कि साल्मोनेला का ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है, खास करके चौथे वीक में। ये था हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं इसका कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में सिंपल सी है कि हम पेशेंट को लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। लिक्विड डाइट देते हैं पेशेंट को जो है कि हम लोग लिक्विड डाइट देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग प्रोटीन डाइट देंगे ज्यादा से ज्यादा। एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे फीवर के लिए। एंटी इमेटिक ड्रग्स का जो है कि यूज करेंगे नोजिया वोमिटिंग के लिए। आईवी इन्फ्यूजन जो है एसओएस करेंगे और अवॉइड करेंगे कोल्ड फूड एंड वाटर से। तो हम लोग आज जो है कि टाइफाइड फीवर को देखे हैं और ये है जो है कि टाइफाइड फीवर के जो विडाल टेस्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं यह है विडाल टेस्ट का रिपोर्ट, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर में मिलता है एस टाइफी ओ, एस टाइफी एच, ए एच एंड बी एच का। और इसमें आप एक तरफ से देख रहे हैं कि यह रेशियो लिखा हुआ है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160। इस तरह से ये रेशियो है और यह रेशियो से हम लोग पेशेंट में जो टाइफाइड फीवर है यानी कि साल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के सीवियरिटी को पता लगाते हैं कि कितना सीवियरिटी है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तो वहां पर प्लस लिखा रहेगा। आपको इस कॉलम में प्लस लिखा हुआ है, जैसे इस कॉलम में आपको 3 प्लस लिखे हुए हैं दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर विडाल टेस्ट को, रिपोर्ट को समझते हैं।